रास्ते में जब हम दोनों गाड़ी में बैठे तो आंटी ने बहुत एहतियात से अपना हाथ मेरे हाथ के करीब रखा, मगर वो ज्यादा टच नहीं कर रही थी। बस हल्का सा हाथ लगा हुआ था, जैसे वो खुद भी डर रही हों कि कहीं ज्यादा कुर्बत ना हो जाए। सिर्फ इस वक्त उनका हाथ थोड़ा मजबूत हो जाता जब मैं ब्रेक लगाता, आकार को मोड़ता। उनकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ को छू जाती और फिर फौरन ढीला हो जाता। इस हल्के से टच में भी एक अजीब सी नाजुक सी वार्मथ थी। मैं ड्राइविंग करते हुए कभी कभी उनकी तरफ देख लेता। उनका चेहरा शर्म से सुर्ख था, नज़र बाहर की तरफ थी, मगर उनकी सांस की रफ्तार बताती थी कि उनके दिल में क्या तूफान उठ रहा है। पूरा रास्ता हम दोनों के दरमियान तकरीबन खामोशी ही रही। सिर्फ गाड़ी की हल्की आवाज़ और बाहर की हुआ की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मगर ये खामोशी बहुत मीठी और रोमांटिक थी। आखिरकार जब हम उनके घर के सामने पहुंचे तो मैंने गाड़ी रोक दी। आंटी ने आहिस्ता से हाथ हटाया। वो कुछ लम्हे बैठी रहें, जैसे कुछ कहना चाह रही हों, मगर फिर बगैर कुछ बोले आहिस्ता से दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई। मैंने उनकी तरफ देखा। वो चुपचाप सर झुकाए घर की तरफ चल पड़े। उनकी चाल में शर्म, बेचैनी और एक नई सी बेबसी थी। घर का दरवाज़ा खुला, वो अंदर चली गईं और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद हो गया। मैं वहाँ कुछ लम्हे गाड़ी में बैठा रहा। दिल में एक अजीब सी लहर उठ रही थी। आज की सारी रात उनकी शर्माई हुई बातें, उनकी झुकी हुई नज़रें, उनका वो हल्का सा टच, वो खामोशी, सब कुछ मेरे ज़हन में घूम रहा था। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ वापस चला आया। घर पहुंचकर भी मेरे दिल में उनकी याद ताज़ा थी। मैं बिस्तर पर लेटा तो आंखें बंद करके सोचने लगा कि आंटी अब क्या सोच रही होंगी। क्या वो मेरी बातों पर गौर कर रही हैं? क्या उनके दिल में भी मेरे लिए कोई नर्म एहसास जाग उठा है? रात गहरी हो चुकी थी, मगर मेरे दिल में आज की इस मुलाकात की मीठी सी याद अभी तक जाग रही थी। घर वापस आकर मेरे दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। फौजिया आंटी अब मेरे करीब आ चुकी थीं। उनका राज मुझ तक पहुंच चुका था। उनकी शर्म, उनकी बेचैनी, उनकी तन्हाई, सब कुछ मैंने देख लिया था। मुझे यकीन था कि अब वो मेरे हाथ में है। बहुत जल्दी मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फौजिया आंटी भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए अपने आप को तैयार कर लेंगी। अलबत्ता थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि उनके दिल में अब भी ख़ानदानी इज़्ज़त, गुरूर और शर्म की एक मजबूत दीवार थी। मगर मैं सब्र से इंतज़ार कर सकता था। मैंने सोचा कि जब वो खुद मेरे करीब आएंगी तो ये लम्हा और भी खूबसूरत होगा। उनकी रज़ामंदी से, उनकी शर्माई हुई अदा से, उनकी नर्म नज़रों से, सब कुछ मेरे लिए बहुत कीमती था। इस सोच के साथ मैंने खाना खाया। माँ ने पूछा कि कहाँ गया था। मैंने बस हल्के से मुस्करा कर कह दिया कि दोस्तों के साथ था। खाने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में आ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं बिस्तर पर लेट गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने आंखें बंद कीं तो फौजिया आंटी की सारी तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगे। उनका शर्म से सुर्ख चेहरा, झुकी हुई नज़रें, बेंच पर बैठे हुए उनका कंपता जिस्म, गाड़ी में मेरे हाथ पर उनका हल्का सा हाथ और घर जाते वक्त उनकी चुपचाप चाल, सब कुछ मेरे ज़हन में घूम रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, फौजिया आंटी आप कितनी खूबसूरत हैं। आपकी शर्म भी कितनी प्यारी है। अभी तो सिर्फ आगाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता आप भी मेरे दिल की बात समझ जाएंगी। मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा, बस आपको चाहता हूँ। बहुत प्यार से। यूनिवर्सिटी का काम बाकी था, मगर इस रात मेरा दिल काम करने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने लैपटॉप खोला तो भी फौजिया आंटी की याद ने मुझे घेर रखा था। मैंने सोचा कि कल उनसे मिलने का कोई बहाना ज़रूर बनाऊंगा। शायद एक सादा सा मैसेज कर दूं, और फिर कोई छोटी सी बात का बहाना। रात गहरी हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटा रहा और फौजिया आंटी के बारे में सोचता रहा। उनकी तन्हाई, उनकी बेचैनी, उनकी नर्म अदा, सब कुछ मेरे दिल में एक मीठी सी उम्मीद और रोमांस भर रहा था। आखिरकार थकावट की वजह से आंख लग गई, मगर ख्वाब में भी फौजिया आंटी की शर्माई हुई मुस्कुराहट सामने आ रही थी। रात को यूनिवर्सिटी का काम ख़त्म करने के बाद मैं सो गया। दिल में फौजिया आंटी की याद अब भी ताज़ा थी, मगर थकावट की वजह से जल्दी नींद आ गई। सुबह रूटीन के मुताबिक मैं उठा, नाश्ता किया और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चला गया। आज मेरे 2 लेक्चर्स थे। एक पहला लेक्चर सुबह का, फिर तकरीबन 2 घंटे का वक्फा और उसके बाद आखिरी लेक्चर। यूनिवर्सिटी पहुंचकर मैंने पहला लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर के बाद जब क्लास से निकला तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। फौजिया आंटी की बातों ने मुझे रात भर सोचने पर मजबूर किया था। मैं यूनिवर्सिटी के वसी और खूबसूरत ग्राउंड में आकर एक दरख्त के नीचे वाली बेंच पर बैठ गया।
चारों तरफ हरियाली थी, हवा में हल्की सी महक थी और तलबा इधर उधर चल रहे थे। मैंने अपना फ़ोन निकाला और सोचने लगा कि आज महविश को कॉल कर लूं। महविश मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हमारी अच्छी दोस्ती थी। मैंने फ़ोन उठाया और महविश को कॉल कर दी। फ़ोन की घंटी बजने लगी। दिल में फौजिया आंटी की याद और महविश से बात करने की ख्वाहिश एक साथ थी। महविश ने फ़ोन उठाया तो इसकी हल्की सी मुस्कुराहट भरी आवाज़ आई, हेलो, क्या हाल है? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, सब ठीक है। आज वक्फा है तो सोचा तुमसे बात कर लूं। हम दोनों ने कुछ देर आम बातों का सिलसिला जारी रखा। महविश ने पूछा कि हाल चाल कैसा है, पढ़ाई कैसे चल रही है। मैंने भी इससे बात की, मगर मेरे जहन का एक हिस्सा मुसलसल फौजिया आंटी पर था। उनकी शर्माई हुई अदा, कल रात की वो खामोशी, उनका हल्का सा टच, सब कुछ याद आ रहा था। लेक्चर के वक्फे के दौरान ग्राउंड में बैठे हुए मैंने सोचा कि फौजिया आंटी को भी एक मैसेज कर दूं। शायद एक सादा सा क्या हाल है आंटी जी वाला मैसेज। मगर फिर सोचा कि अभी थोड़ा इंतज़ार कर लूं, उन्हें सोचने का वक्त देना चाहिए। महविश से बात करते हुए भी मेरे दिल में फौजिया आंटी की नर्म याद बार बार आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि फौजिया आंटी जैसे नाजुक, खूबसूरत और शर्मीली औरत के सामने महविश की बात कितनी मामूली लग रही थी। दूसरे लेक्चर का वक्त करीब आ रहा था। मैंने महविश से बात ख़त्म की और फ़ोन जेब में रख लिया। ग्राउंड की बेंच पर बैठे बैठे हुआ के झोंकों से दरख्तों की पत्तियां हल रही थीं। मैंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से मुस्करा दिया, फौजिया आंटी, अब तुम मेरे दिल में घर कर चुकी हो। जल्दी ही तुम भी इस बात को समझ जाओगी कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में दरख्त के नीचे वाली बेंच पर बैठा हुआ था। हवा में हल्की सी खुशबू थी और चारों तरफ तलबा की आवाज़ें दूर दूर तक गूंज रही थीं। मेरे जहन में फौजिया आंटी की याद अब भी ताज़ा थी, मगर एक और बात भी थी जो मुझे आज करनी थी। मेरे हिसाब से महविश को दिन के टाइम कॉल करना ही ज़्यादा मुनासिब था। इस वक्त इसका शौहर अपनी जॉब पर होता था, इसलिए घर पर तन्हाई होती थी और बात करने में कोई रुकावट नहीं पड़ती थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बात कर लूं, इसकी आवाज़ सुन लो। महविश मेरे लिए एक अच्छी दोस्त थी, मगर फौजिया आंटी के सामने वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और महविश का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन की बेल काफ़ी देर तक बजती रही। 1 2 3 4 घंटियां बजती गईं, मगर आगे से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। महविश आम तौर पर मेरी कॉल फ़ौरन उठा लेती थी। मैंने सोचा शायद वो मसरूफ़ हो या फिर फ़ोन साइलेंट मोड पर हो। मैंने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन की तरफ देखा। कॉल अब भी जारी थी, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। क्या बात है? क्या महविश ठीक तो है? फिर आज उसके शौहर घर पर ही है। मैंने फ़ोन काट दिया और कुछ लम्हे सोचता रहा। ग्राउंड में बैठे हुए हुआ के झोंकों से दरख्त की पत्तियां सरसरा रही थीं। मैंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से सोचा कि शायद अभी दोबारा ट्राई कर लूं। दूसरी बार मैंने दोबारा नंबर डायल किया। इस बार भी बेल काफ़ी देर तक बजती रही। मेरे दिल में हैरानी के साथ अब थोड़ी सी फिक्र भी होने लगी थी। महविश को क्या हुआ है? क्या वो जानबूझकर फ़ोन नहीं उठा रही? फिर कोई और वजह है? फ़ोन अब भी बज रहा था जब अचानक मेरे ज़हन में फौजिया आंटी की तस्वीर आ गई। उनकी शर्माई हुई आंखें, झुका हुआ सर और कल रात की वो नाजुक सी खामोशी, सब कुछ एक साथ याद आ गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ओ फौजिया आंटी, अब तो मेरे दिल में घर कर चुकी है। महविश से बात करना तो बस एक मामूल की बात थी, मगर आपके सामने सब कुछ मामूली लग रहा है। फ़ोन की बेल अब भी जारी थी। मैंने सब्र से इंतज़ार किया, मगर आगे से अब भी कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मैंने फ़ोन काट दिया और मोबाइल को जेब में रख लिया। ग्राउंड में बैठे हुए मैंने सोचा कि शायद महविश बाद में कॉल कर ले। अभी तो मेरा ध्यान ज़्यादातर फौजिया आंटी की तरफ था। मैंने सोचा कि वक्फे के बाद दूसरे लेक्चर से पहले शायद फौजिया आंटी को एक छोटा सा मैसेज कर दूं, बस ये पूछने के लिए कि वो ठीक तो हैं। रात की याद, उनकी शर्म, उनकी बेचैनी, सब कुछ मेरे दिल को आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ खींच रहा था। मैं ग्राउंड में बैठे बैठे कुछ लम्हे सोचता रहा। महविश का फ़ोन ना उठाने की वजह से ज़हन में एक हल्की सी बेचैनी थी। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि पहले इसे एक मैसेज कर लूँ। मैंने मोबाइल निकाला, नया मैसेज खोला और आहिस्ता आहिस्ता टाइप किया, अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम काशिफ है। मुझे आपकी शेखुपुरा वाली भाभी ने आपका नंबर दिया है। अगर मुमकिन हो तो एक बार बात कर ले।
शुक्रिया। मैसेज भेजने के बाद मैंने फ़ोन को हाथ में लेकर इंतज़ार करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, दरख्तों की पत्तियां सरसरा रही थीं। मेरे दिल में फौजिया आंटी की याद अब भी घूम रही थी, मगर इस लम्हे महविश का जवाब जाने की भी एक हल्की सी ख्वाहिश थी। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि अब एक बार फिर कॉल करके देख लूं। मैंने दोबारा महविश का नंबर डायल कर दिया। दिल में एक अजीब सी धड़कन थी। फ़ोन की बेल बजने लगी। एक बेल, दूसरी बेल और तीसरी बेल के बाद अचानक फ़ोन उठ गया। आगे से एक नर्म, हल्की सी शर्माई हुई औरत की आवाज़ आई, हेलो। ओ मैंने आहिस्ता से मुस्करा कर जवाब दिया, अस्सलाम अलैकुम। महविश भाभी? जी। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आवाज़ में थोड़ी सी हैरानी और शर्म का मलगूबा था। मैंने नर्म लहजे में बात जारी रखी, ओ भाभी, मेरा नाम काशिफ है। आपकी शेखुपुरा वाली भाभी ने मुझे आपका नंबर दिया था। मैंने पहले मैसेज भी किया था। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोले, ओ जी। मैंने मैसेज देख लिया था। मेरी आवाज़ में प्यार और एहतराम था। मैंने आहिस्ता से कहा, ओ भाभी, अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो थोड़ी सी बात कर लेते। मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहता था आपसे। महविश की आवाज़ में अब भी शर्म थी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे। हम दोनों ने कुछ देर आम सी बातों का आगाज़ किया। वो पूछ रही थीं कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ। मैंने भी बड़े नाजुक अंदाज में उनसे बात की। इस दौरान मेरे दिल का एक हिस्सा मुसलसल फौजिया आंटी की तरफ जा रहा था। महविश की आवाज़ अच्छी थी, मगर फौजिया आंटी की वो शर्माई हुई अदा, उनकी झुकी हुई नज़रें, उनका वो नाजुक वजूद मेरे दिल में कहीं ज़्यादा गहरा असर छोड़ रहा था। फ़ोन पर बात करते हुए भी मैंने सोचा कि फौजिया आंटी को जल्द ही एक मैसेज ज़रूर करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मैं उनकी याद में हूँ। ग्राउंड में बैठे हुए वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। दूसरे लेक्चर का वक्त करीब आ रहा था, मगर इस लम्हे महविश से बात करने में भी एक ख़ास सी दिलचस्पी महसूस हो रही थी।